नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एयरपोर्ट पर राज्यपाल और सीएम ने किया स्वागत। कल आईएमए की पासिंग आउट परेड में होंगी शामिल। उत्तराखंड बीजेपी मुख्यालय में सीएम धामी का मीडिया से संवाद। मोदी सरकार की 12 साल की गिनाई उपलब्धियां, योजनाओं को लेकर लगाई प्रदर्शनी। उत्तराखंड के शूटर जसपाल राणा का निधन। जर्मनी से लौटते वक्त फ्लाइट में तबीयत बिगड़ी। 12 की उम्र में पहला मेडल, 21 में मिला पद्मश्री। उत्तराखंड में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 हथियार, 8 कारतूस और 2 फर्जी लाइसेंस बरामद। और ऋषिकेश से जोशीमठ जा रहा ट्रक अलकनंदा में गिरा। ड्राइवर की मौत, शव चट्टान पर अटका, सभी लोग बहे। देहरादून में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची हुई है। शुक्रवार को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर राज्यपाल रिटायर्ड जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया है। राष्ट्रपति शनिवार को भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। एयरपोर्ट से लेकर उनके प्रस्तावित कार्यक्रम स्थलों तक अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच की जा रही ताकि जबकि कई मार्गों पर ट्रैफिक डाइवर्जन लागू किया गया है। दून पुलिस, खुफिया एजेंसियां और अन्य सुरक्षा बल लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। जिले की सीमाओं पर बने चेक पोस्टों पर वाहनों की जांच भी की जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों का सत्यापन भी किया जा रहा ताकि दौरे के दौरान किसी तरह की कोई चूक न हो। एयरपोर्ट पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, मुख्य सचिव आनंद वर्धन और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी अगवानी की है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में मीडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के सामूहिक गायन से हुई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर उपलब्धियों पर चर्चा हुई। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष ने इस दौरान कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष उपलब्धियों से भरे हुए रहे और इस दौरान गरीबों, युवाओं, समाज के विभिन्न वर्गों के लिए विशेष प्रयास किए गए। इस कार्यक्रम में मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित एक संक्षिप्त प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं और उनसे लाभान्वित हुए लाभार्थियों को दर्शाया गया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही इन योजनाओं से आम लोगों को मिले लाभ को भी प्रदर्शित किया गया है। दो 2014 में वो पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने और पहली बार के बाद दूसरी बार उससे भी अधिक बहुमत से दोबारा देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया और 2024 में लगातार तीसरी बार आशीर्वाद देकर साबित किया कि नारे नहीं, देश की जनता काम पर वोट देती है। एक प्रामाणिक सरकार उन्होंने लगातार देश को देने का काम किया और इस समय देश की जनता के अंदर आत्मविश्वास भरा है। उम्मीदें लगातार धरातल पर उतर रही हैं।
मंगलौर नगर पालिका परिषद की पुरानी बिल्डिंग में आज लोक समस्या निवारण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष फरजाना बेगम ने की है। इस कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रवासियों की विभिन्न जन समस्याएं सुनी गईं। इस मौके पर कई लोगों ने अपनी समस्याएं आयोग के सामने रखी। हालांकि कई विभागों के अधिकारियों और कुछ जनप्रतिनिधियों के मौके पर नहीं पहुंचने पर फरजाना बेगम नाराज नजर आई हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों की अनुपस्थिति पर असंतोष जताया और जन समस्याओं के समाधान में गंभीरता बरतने की बात कही है। लगाया था लोक समस्या निवारण, ताकि लोगों की समस्याएं सुन सके, क्योंकि हम सबके बीच में जा रहे हैं, जनता की परेशानियां हैं उसको सुन रहे हैं, उसका निवारण कर रहे हैं। तो आज जो परेशानियां आई है वो 4 ही लोगों की परेशानी ज्यादा नहीं है, उनका निवारण किया है। अधिकारी सारे बुलाए थे अपने विभाग के, 17 अधिकारी हमारे आए हैं, बाकी उनके सामने बात रखी है। हमारी धामी सरकार लगातार लोगों के साथ काम कर रही है। उन्होंने हमसे भी कह रखा है, हम भी लगातार जो है लोगों के काम कर रहे हैं, जनता की बात सुन रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। लोगों की समस्या हाँ, जिन लोगों की समस्या है वो सुनी गई है और उनका निवारण भी किया जाए। तो उनसे बात की जाए कि क्या कारण रहा, क्यों नहीं आए, क्या वजह रही, उनसे पूछा जाए। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की सम्मानित उपाध्यक्षा बहन फरजाना बेगम जी के द्वारा जनता की समस्याओं को सुनकर उनके निराकरण के लिए आज नगर पालिका परिषद मंगलौर जनपद हरिद्वार में एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 22 विभाग उन्होंने आमंत्रित किए। उन विभागों से संबंधित जो जनता की समस्या है उनको सुना और तत्काल उनके निराकरण के लिए उन्होंने मौखिक आदेश भी दिए और लिखित भी उन्होंने आदेश दिए हैं। ये जिस प्रकार के शिविर आयोजित किए जा रहे हैं उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की ओर से, क्योंकि अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक संस्था है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रत्येक राज्यों में अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। तो इस प्रकार के आयोजन जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पद्मश्री से सम्मानित उत्तराखंड के दिग्गज शूटर जसपाल राणा का शुक्रवार सुबह निधन हुआ है। 49 वर्षीय राणा पिछले 11 दिनों से दिल्ली के मैक्स साकेत अस्पताल में भर्ती थे। जर्मनी से लौटते समय फ्लाइट में उनकी तबीयत बिगड़ी। कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में 23 पदक जीतने वाले राणा को भारतीय शूटिंग की सबसे बड़ी हस्तियों में गिना जाता है। उन्हें महज 18 साल की उम्र में अर्जुन पुरस्कार मिला था, जबकि बाद में पद्मश्री और द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाली मनु भाकर समेत कई अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजों को तैयार करने वाले राणा के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया है। उनका पार्थिव शरीर आज शाम तक देहरादून उनके आवास लाया जाएगा। शनिवार को टिहरी जिले के पैतृक गांव भाल में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पद्मश्री से सम्मानित और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निशानेबाज जसपाल राणा के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख जताया। सीएम धामी ने इस दौरान कहा कि जसपाल राणा ने अपनी अद्वितीय प्रतिभा और कठिन परिश्रम से उत्तराखंड और पूरे देश का नाम विश्व पटल पर गौरवान्वित किया है। निशानेबाजी के क्षेत्र में उनका योगदान अविस्मरणीय होगा और उन्होंने अनेक युवा खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करके उन्हें प्रेरित किया था। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने ये कहा कि राज्य सरकार 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए निःशुल्क 4 धाम यात्रा योजना लेकर आई है। इसके तहत आर्थिक तौर पर कमजोर बुजुर्गों को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री सहित सभी प्रसिद्ध धामों के दर्शन कराए जाएंगे। बुजुर्गों की यात्रा, ठहरने और भोजन की पूरी व्यवस्था सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी लगातार सनातन और धर्म को बढ़ाने का काम कर रही हैं।
देखिए, सरकार का शुरू से एक निश्चय रहा है, उनका संकल्प है, जो हमारे 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, जो यात्रा पे किसी कारण से नहीं जा पाते हैं, नहीं यात्रा का खर्चा अपना वहन कर पाते हैं, तो सरकार की एक इतनी लाभकारी योजना है जिसमें हमारे जो 60 साल के बुजुर्ग हैं, उससे उम्र के जो लोग हैं वो यात्रा कर सकते हैं, और तमाम पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं उन सबको ले जाकर के जो हमारे बुजुर्ग हैं वो उनको यात्रा कराएंगे, उनको दर्शन कराएंगे, और ये सारा इंतजाम हमारी सरकार की तरफ से होगा। उनको कोई भी खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो पुष्कर सिंह धामी जी ने लगातार धर्म को और सनातन को बढ़ाने के लिए काम किया है। लोगों की जो भावनाएं हैं, जो लोग अपने दर्शन करना चाहते हैं, चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, किसी भी धाम के, गंगोत्री, यमुनोत्री, जो भी हमारे इस प्रदेश के अंदर जो प्रसिद्ध धर्म स्थल है, वहां पर ले जाने का उनको काम करेंगे, और उन सबको ठहराने से लेकर और भोजन की व्यवस्था तक का सारा इंतजाम सरकार का है। तो एक बहुत अच्छी पहल पुष्कर सिंह धामी जी की है। देहरादून में चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की प्रॉपर हेल्थ स्क्रीनिंग को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। हरिद्वार और ऋषिकेश की बात की जाए तो यहां पर इसके अलावा भी यात्रा मार्ग में कई जगहों पर यात्रियों के स्वास्थ्य की चेकिंग की जा रही है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टम्टा ने इस पर बताया कि यात्रियों के स्वास्थ्य को लेकर पूरी टीम लगातार जुटी हुई है और हर माध्यम से आने वाले तीर्थयात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। देखिए, ऐसा है, चारधाम यात्रा हमारी चलते हुए 1.5 महीना करीब हो गया, होने वाला है। तो उसमें जो है, जो हमारे स्क्रीनिंग पॉइंट हैं, जहाँ पर टोटल जो स्क्रीनिंग पॉइंट है, उसमें हमारे कम से अभी जो है 6,20,000 के आसपास जो स्क्रीनिंग हम लोगों ने कर ली है। और उसमें से 22,500 जो कोमॉर्बिड, जिनको कि हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ या किसी को एज़मा या COPD के जो मरीज़ थे, वो 22,500 करीब ये थे। और ऐसे जो है 726 करीब जो है वो रेफर्ड हुए एम्बुलेंस से, हम लोगों ने अन्य जगह पहुंचाए। हेली से जो हमारे लिफ्ट हुए हैं यात्री लोग जो थोड़ा सीरियस टाइप के थे, वो 86। तो ये हमारा आंकड़ा है। और चारधाम आपको पता है कि इस बार यात्री लास्ट ईयर से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं और काफ़ी भीड़ है। और ज़्यादातर जो डेथ है वो आप देख रहे होंगे कोमॉर्बिड में, और जिनकी एज जो है 55 से ज़्यादा है, 60, 65, 70, इन लोगों की ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। और इसमें यही है, हमारा सजेशन ये रहेगा कि भाई जो हमारी SOP है, जो हम लोगों ने एडवाइजरी करी है जाहिर, उसका पालन करना चाहिए ताकि मृत्यु दर कम हो सके। अब और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया और अलकनंदा नदी तक जा पहुंचा, जिससे ड्राइवर की मौत हुई है। ट्रक ऋषिकेश से जोशीमठ की ओर जा रहा था। हादसा गुरुवार सुबह हेलंग के पास हुआ है। अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि ट्रक में कितने लोग सवार थे। मृतक की पहचान नेपाल निवासी गोपाल सिंह के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही हालांकि स्थानीय पुलिस, SDRF और NDRF की टीमें मौके पर पहुंची और तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया है। इधर बात करें, चालक का शव खाई में एक दुर्गम चट्टान पर अटका हुआ मिला है। अलकनंदा नदी और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद बचाव टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला है। उत्तराखंड में फर्जी शस्त्र लाइसेंस और अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में STF को एक और बड़ी सफलता मिली है। मुख्यमंत्री के निर्देश और DGP के मार्गदर्शन में की जा रही इस कार्रवाई के तहत STF ने रुद्रपुर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके पास से 3 अवैध हथियार, 8 जिंदा कारतूस और 2 फर्जी शस्त्र लाइसेंस बरामद किए हैं। काशीपुर कोतवाली में दर्ज मुकदमे की विवेचना के दौरान STF ने देर रात रुद्रपुर रोडवेज के पास से काशीपुर निवासी सौरभ अग्रवाल और उसके चालक अमित पाल को हिरासत में लिया है। तलाशी के दौरान उनके पास से एक 12 बोर पंप एक्शन गन, एक 30 बोर ऑटोमेटिक पिस्टल, एक 32 बोर ऑटोमेटिक पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस और 2 फर्जी शस्त्र लाइसेंस बरामद हुए हैं। वहीं STF के अनुसार 10 जून को काशीपुर क्षेत्र से एक स्विफ्ट कार में
4 अवैध हथियार और 237 कारतूस बरामद हुए थे। जांच में ये भी सामने आया कि इस वाहन को सबूत छिपाने की नियत से पार्किंग में खड़ा किया गया था। रुड़की के मंगलौर और आसपास के इलाकों में अवैध तरीके का एक फर्जी व्यवसाय सामने आया। दरअसल पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद अवैध स्लॉटर हाउस चलाने का मामला सामने आया है। हिंदू जागरण मंच का यह दावा है कि घरों और खेतों में अवैध तरीके से पशु कटान पर फर्जी बिलों के सहारे इसे बाजारों में सप्लाई किया जा रहा है। इस मामले को लेकर कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर से मुलाकात की और शिकायती पत्र सौंपा है और इस अवैध मीट माफिया नेटवर्क पर कार्रवाई की मांग की है। हो रहा है मंगलौर क्षेत्र में, तो इस संबंध में जो प्रभारी निरीक्षक वहाँ के हैं मंगलौर के, उनको निर्देशित किया गया है और इनको बोला गया है कि बेसिकली ये काम लोकल अर्बन बॉडी का भी होता है, तो वहाँ के चेयरमैन से और नगर पालिका से बात कर इसमें एक रणनीति बनाकर उसके तहत इसमें कार्रवाई करें, जिससे कि अवैध खनन हमारे यहाँ ना हो सके। नैनीताल से अगली खबर, जहां पर नैनीताल में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने देहरादून में रह रहे एक पाकिस्तानी सिख परिवार को 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने केंद्र और राज्य सरकार से सोमवार तक जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर परिवार से देश की सुरक्षा को वास्तविक कोई खतरा है तो उसे वापस भेजा जाए, अन्यथा इस संबंध में उचित निर्णय लिया जाए। रामनगर विकास खंड के ग्राम जस्सा गांजा में डंपरों के अनियंत्रित संचालन से परेशान ग्रामीणों ने सड़क जाम करके उग्र प्रदर्शन किया है। ग्रामीण पिछले 4 दिनों से दिन रात राजकीय इंटर कॉलेज के पास धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के न पहुंचने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। प्रदर्शनकारी महिलाओं और ग्रामीणों का ये आरोप है कि डंपर चालक शराब के नशे में लापरवाही से वाहन चलाते हैं और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी देते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि डंपरों की चपेट में आने से कई हादसे हो चुके हैं और डंपरों के खौफ के कारण बच्चे स्कूल जाने से कतरा रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी और कहा कि जब तक सड़क का निर्माण और डंपरों का संचालन बंद नहीं होता, उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जी, दिक्कतें तो यह है कि जी हमारी जो सड़कें हैं बहुत बुरा हाल है। गांव वालों का आना जाना बिल्कुल खत्म हो गया है। डंपरों के आवाजाही से, धूल धक्कड़ से बिल्कुल कोई गांव का इधर उधर नहीं जा पा रहा है और सड़क की व्यवस्था बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई है और अभी तक इस पर कोई वो नहीं हुआ है दौर। कोई अधिकारी यहाँ पहुँचे 4 दिन से? हाँ, परसों एसडीएम साहब आए थे यहाँ पे, सुने हमने, लेकिन उन्होंने कल एक मीटिंग रखी थी, लेकिन वो कल स्थगित हो गई। आज के लिए कहा है उन्होंने। यदि मांग पूरी नहीं होती तो क्या है? बाकी ये धरना कर ही रहे हैं, महिलाएं सब लगी है। बच्चे स्कूल को जाते हैं, हमारे सुबह सुबह इनके डंपर चल रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल से घर से आते हैं स्कूल के लिए, पूरे साफ होते हैं और बच्चों को आप देखोगे पूरे धूल से बिल्कुल बच्चे एकदम धूल ही धूल होती है उन बच्चों में। वो पढ़ेंगे क्या? आप देखिए ना, बगल में स्कूल है, यहाँ पर आंगनबाड़ी है। हम लोग सुबह अगर होते हैं ना, आप मॉर्निंग वॉक के लिए भी निकल रहे हैं, ये गांव है हमारा पूरा स्वच्छ है, हम चाहते हैं कि हमारा गांव साफ रहे। हम अगर मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे तो धूल हमारी नाक में जा रही है, धूल धक्कड़ पूरा ये खराब है। हम बच्चों को यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र है, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल छोड़ने आते हैं, आपके डंपर चल रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि उन्हें रोकना भी है, वो बस चलाए जा रहे हैं। कोई मतलब नहीं है कि छोटा बच्चा है या बड़ा है, बुजुर्ग है, कोई मतलब नहीं है। और ये डंपरों ने पूरा का पूरा यहाँ का माहौल खराब कर रखा है। महिलाओं के साथ छेड़खानी बिल्कुल कौन करते हैं? ये डंपर वाले करते हैं। यहाँ तक कि आप अगर उनको दिन दहाड़े भी देखेंगे ना, वो शराब पीकर डंपर चला रहे हैं। और
नैनीताल में ठंडी सड़क के गर्ल्स हॉस्टल पगडंडी मार्ग पर एक 43 वर्षीय युवक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। घटना की सूचना पर पहुंचे स्थानीय पत्रकार ने जब 108 स्वास्थ्य सेवा को फोन किया तो फोन अटेंडेंट ने घायल को खुद ही खाई से बाहर निकालकर सड़क तक लाने का गैर जिम्मेदाराना जवाब दिया। इसके बाद पत्रकार ने तुरंत एसडीआरएफ, पुलिस और दमकल विभाग को सूचित किया। मौके पर पहुंची टीमों ने तत्परता दिखाई और सिर पर गंभीर चोट लगने से लथपथ घायल युवक को स्ट्रेचर के जरिए खाई से बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से बीडी पांडे अस्पताल पहुंचाया है। और हमारे द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई। यहाँ पहुंचा तो देखा उसके सर को चोट थी और हमें तुरंत उसे फर्स्ट एड हो सके उसे रिकवरी करके और उसे स्ट्रेचर के बाद जल्दी से जल्दी हम उसे 108 तक लेके जा रहे हैं। एम्बुलेंस बाहर गेट पर खड़ी हुई है, तो जितनी जल्दी हो सके हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं उस तक। हरे भरे पहाड़ों और प्राकृतिक झरनों के बीच बसा सहस्त्रधारा देहरादून के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। हर साल यहां हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे प्रकृति के कहर की एक दर्दनाक याद भी जुड़ी हुई है। पिछले वर्ष 16 सितंबर को बादल फटने और भारी मानसूनी बारिश के कारण बल्दी नदी में अचानक आई बाढ़ ने पूरे क्षेत्र में भारी तबाही मचा दी थी। बाढ़ का पानी तेजी से फैलने के कारण नदी किनारे की कई दुकानें, होटल और अन्य निर्माण जलमग्न हो गए थे। इस आपदा में कई लोगों की जान भी गई थी, जबकि करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था। स्थानीय व्यापारियों और निवासियों की आजीविका भी बुरे तरीके से प्रभावित हुई थी। विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों का ये मानना है कि नदी किनारे हुए अतिक्रमणों ने नुकसान को और अधिक बढ़ा दिया था। अब लगभग 9 महीने के बाद बल्दी नदी के आसपास फिर से हो रहे निर्माण कार्यों ने लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। मैं देखता हूँ कि लोग एंजॉय तो कर रहे हैं, मगर अगर अचानक से कोई आफत आ जाए तो कोई ऐसा प्रबंध नहीं है जिससे बचाव हो सके। और जिस तरह से पिछली बार भी यहाँ पर बहुत कुछ हादसे हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये जो दुकानें हैं थोड़ा सा अलहदा हो जाएं, थोड़ी सी जगह मिल जाए। कुछ यहाँ पर ऐसा बात है पता चल जाए, अगर ऊपर से बादल फटता है तो कोई यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो कुछ ऐसा बूथ मैं सोचता हूँ यहाँ होना चाहिए, ऊपर क्या हालत है नीचे पता चल जाए, ताकि यहाँ के लोगों को अलर्ट किया जा सके, ऐसे हादसे से बचाया जा सके। मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली जो यहाँ की प्रशासन है उनको इसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, बिल्कुल, ताकि जब लोग यहाँ पे आए, ये कोई पहले से नहीं जान सकता है कि किस टाइम पे ये चीज़ें होंगी दोबारा से। और लोग यहाँ पे इतने ज़्यादा, स्पेशली इन द सीजन टाइम, लोग यहाँ पे विजिट करते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग इनको अलार्म्स लगाने चाहिए, इनको प्रिकॉशंस देने चाहिए। और स्पेशली जब ये वाला वेदर होता है, बारिश वाला या ऐसा चांसेस होते हैं, तो यहाँ पे आने ही नहीं देना चाहिए। ऐसा ये मेरा पर्सनल व्यू है। जो यहाँ की गवर्नमेंट है उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए पब्लिक के लिए। प्लस जो यहाँ लोकल जिन्होंने मार्केट्स लगा रखी है, जिनके खुद के होटल्स हैं, उनको भी जो उस रूल को फॉलो करना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट सेक्शंस दे रही है कि यहाँ पे ये रिस्क है तो आप लोग ये शॉप क्लोज करिए, ये होटल, तो उनको भी थोड़ा सा इस पे ध्यान देना चाहिए। ये उनकी सेफ्टी के लिए, प्लस जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी उस गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, जो कि वो लोग नहीं करते हैं। तो ये हम सबके लिए ही है, हमारी सेफ्टी के लिए ही है, जिसमें हमें गवर्नमेंट को कॉपरेट करना चाहिए। और ये जितनी भी चीज़ें हैं, ताकि वो चीज़ें खराब ना हो और हमारी जनता को हार्म ना हो, उन सब चीज़ों पे हमें प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।